नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देकर नीतीश कुमार ने दोबारा शपथ ले ली। पार्टनर बदल गए लेकिन सीएम वही हैं। सवाल पूछा गया, क्या सीएम बनने की डील में नीतीश के पीएम बनने की ड्रीम प्रोजेक्ट की डील भी हुई? क्या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे 2024 में? और इस सवाल पर शपथ ग्रहण के ठीक बाद नीतीश कुमार ने जो पहला बयान दिया वो बहुत से सवालों का जवाब भी देता है और बहुत से नए सवाल भी खड़े करता है। आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बयान आप उनका सुनिए जिसने सियासत में एक नई चिंगारी छोड़ दी। आप साहब, आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में और कितना प्रेम करते थे और कितना मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है और बाद में जो कुछ भी हुआ है, आप समझ लीजिए उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर, 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। अब नीतीश कुमार साफ साफ कह रहे हैं जो 2014 में आए यानी नरेंद्र मोदी, वो 2024 के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे। सवाल तो असली ये है और उसमें उनकी अपनी क्या भूमिका होगी इस पर फिलहाल कह रहे हैं कि हमारी उम्मीदवारी फिलहाल नहीं है, आगे क्या हो सकती है। नीतीश कुमार ने जिस बात को इशारों में कहा, उनके डिप्टी बने तेजस्वी यादव ने खुलकर वही बात कह दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार 2024 के बाद नहीं आने वाली। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया है। भाजपा के लोगों ने आज कहा कि सरकार बिहार की नहीं चलेगी और मुख्यमंत्री जी ने जो पलट में जो वार किया है, वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया, इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहेगा। और नीतीश कुमार को लेकर सुशील मोदी ने एक बड़ा दावा किया। सुशील मोदी ने कहा कि दरअसल बात यह थी कि नीतीश कुमार और उनके साथी डील करना चाहते थे बीजेपी से, नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनवाना चाहते थे। इस बात के बारे में आज पहली बार बीजेपी के किसी नेता ने खुलकर यह दावा किया है। सुनिए सुशील मोदी का यह विस्फोटक दावा। महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। और इस वक्त जेडीयू के तमाम नेता मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे पटना लेकर चलते हैं। और अन्य सभी पार्टी के सम्मानित नेतागण और प्रेस के साथियों, आप लोगों को आमंत्रित किया है हमने ये बताने के लिए कि कल एक निर्णय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के सभी विधायक, विधानसभा के सदस्य, सभी विधान परिषद के सदस्य, बंद कर लीजिए ना आप, विधान परिषद के सदस्य, पार्टी के सभी सांसद, लोकसभा के, राज्यसभा के, सबों को आमंत्रित किया था उन्होंने और सबों से उन्होंने राय लिया, क्योंकि बहुत दिनों से सब लोग तरह तरह से मिलकर मुख्यमंत्री जी को अपनी भावना व्यक्त करते रहते थे। तो कल उन्होंने लिया
करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय व्यक्त की और सभी 100% लोगों ने यह कहा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को हराने का काम किया। सौभाग्यवश हम लोग जो यहाँ जीत के बैठे हैं, हम लोग जीत के आ गए उनके पूरी साजिश के खिलाफ थे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप निर्णय लीजिए, हम लोग के साथ, उन लोगों के साथ रहना है कि नहीं रहना। और तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी पार्टी के साथियों की राय से सहमत हैं और हम आज के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं रहेंगे। उसके बाद निर्णय हुआ, आप सब लोगों ने देखा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने त्यागपत्र दिया, फिर सभी लोगों ने समर्थन किया, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और जो उनकी ओवैसी साहब की पार्टी के एक सदस्य हैं उनको छोड़कर बाकी सबों ने मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिया और फिर से क्लेम हुआ और आज मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण है। उसके बाद हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विश्वासघात हुआ, भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है, हम लोगों ने के जनमत के साथ खिलवाड़ हुआ। उन लोगों को ये बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विश्वासघाती नहीं है, वो विश्वासघाती है और भारतीय जनता पार्टी विश्वासघाती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण हुआ था 1996 में, जब श्रद्धेय अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी और हम लोगों के नेता श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, इन लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया था 1996 में। और 1996 से 17 वर्षों तक हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एनडीए में रहे। 17 सेकंड के लिए भी कोई समस्या किसी के साथ पैदा नहीं हुई। इसलिए कि उस समय के जो नेता थे आदरणीय श्रद्धेय अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वो गठबंधन धर्म का पालन करते थे, अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते थे, अपने सहयोगी दलों की बात सुनते थे। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम पर? भाई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड अरुणाचल में 7 विधानसभा की सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़की। आप सत्ता में बन गए, वहां सरकार बना ली आपने, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे विधायकों ने भी लिखित समर्थन दे दिया कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, जो यहां सरकार बनी है उसका हम समर्थन करते हैं। उसके बाद 6 गो विधायक को तोड़ दिए। गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। यही गठबंधन धर्म अटल जी ने जो निर्माण किया था एनडीए का, यही गठबंधन धर्म था। ये गठबंधन धर्म नहीं था। अटल जी, आडवाणी जी, जो जोशी जी के जमाने में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई कहीं से ज्वाइनिंग नहीं कराता था, कोई दल बदल नहीं होता था। आपने 7 में से 6 विधायकों को तोड़ लिया। उसके बाद भी हम मजबूत हैं। वहां हम लोकल बॉडी का चुनाव लड़े ईटानगर में, 10 आप जीते, 9 हम जीते और एक जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उसका जीता, उसने आपको समर्थन नहीं किया। 5 महीने तक वहां मेयर का चुनाव नहीं हुआ। अंत में हम ही लोगों ने कहा कि भाई दे दो उन्हीं लोगों को समर्थन, तो 11 हुआ उनका, तब वहां मेयर का चुनाव हुआ। हम उसके बाद भी वहां मजबूत हैं।
और चुनाव लड़ेंगे। खैर उस बात को छोड़िए, लेकिन हमने कहा कि अरुणाचल में क्यों आपने दल बदल कराया? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को क्यों आपने तोड़ा? 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपको जरूरत थी, आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए कि आपको वोट चाहिए था। और जैसे ही 2020 का विधानसभा का चुनाव आया, आपने षड्यंत्र किया, साजिश की, और हमारे पार्टी के एक नेता को, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के उस पर विश्वास करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, उस आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनसे बात कर लीजिएगा, और उसको मिला लिए हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र में, साजिश में। और तो ये ललन सिंह है जिनको आप सुन रहे थे, और जेडीयू के बड़े नेता, और उनका सीधा आरोप है भाजपा के ऊपर कि विश्वासघात हमने नहीं, भाजपा ने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, आपका स्वागत है। मैं अभी जो बात दर्शक सुन रहे थे उसी से जोड़कर आपके पास लाना चाहता हूं सवाल को। वो कह रहे हैं अपने गिरेबान में झांके बीजेपी, विश्वासघात किसने किया, किसने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, अरुणाचल में किसने हमारे विधायकों को तोड़ा, अपनी पार्टी में मिलाया, और हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे ही खिलाफ काम करने के लिए किसने प्रेरित किया? देखिए, जदयू के अंदर की जो समस्या है, माननीय ललन सिंह जी और आरसीपी सिंह के बीच के अंदर की कहानी जग जाहिर है। दोनों मंत्री बनने के लिए उत्सुक थे, स्वाभाविक है, तो इसका उत्तर मुझे नहीं देना है। लेकिन जो तोड़ने की बात आप कह रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि नीतीश कुमार से आज कोई संबंध है हमारा क्या? आज जरा मैं आपके दर्शकों के लिए बताना बहुत ज़रूरी समझता हूं, नीतीश कुमार जी लालू जी से कब अलग हुए? 95 ऑनवर्ड्स समता पार्टी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि लालू जी के चारा घोटाले के भ्रष्टाचार से वो दुखित थे, और मैं उस समय पटना हाई कोर्ट में चारा घोटाले में जनहित याचिका बहस कर रहा, सीबीआई इंक्वायरी के लिए। बाद में ललन सिंह स्वयं पिटिशनर बने उसमें, जो अभी बोल रहे थे आपके। तो वहाँ से लड़ाई शुरू होती है, और फिर अटल जी की सरकार में वो रेल मंत्री बने, कृषि मंत्री बने, 2000 में उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2005 में जदयू के अंदर ही बहुत लोग इस पक्ष में नहीं थे कि उनको मुख्यमंत्री के रूप प्रोजेक्ट किया जाए। भाजपा के नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी, सुषमा जी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, हम लोग ने दबाव दिया कि बिहार में लालू जी का जवाब राबड़ी का देने के लिए एक मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए, तो इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 10 साल काम किया। तो अगर आप हमसे पूछिए तो अपने कंधों पर खड़ा करके हम लोगों ने नीतीश कुमार को बड़ा किया। तो क्या उनको कमज़ोर कर रहे थे? क्या उनकी पार्टी को तोड़ रहे थे? याद करिए, 13 में इन्होंने मोदी जी के नाम पर अलग हो गए। नरेंद्र मोदी को किसी चुनाव में बिहार में प्रचार नहीं करने देते थे। और याद करिए कि यही 17 में क्या कह के, जब 2 सीट इनको आई, अलग चले गए, फिर लालू जी के साथ गए, 17 में क्या कह के निकले वहाँ से कि लालू जी तेजस्वी जी के खिलाफ बहुत आरोप लग रहे हैं। किस बात के? रेलवे भर्ती घोटाला में, नौकरी पाओ जमीन लिखो परिवार को, रांची में रेलवे के होटल को बेचने के आरोप में, पटना में मॉल के कंस्ट्रक्शन में आरोप था जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे। और आरोप कौन लगाए थे? भाजपा की ओर से सुशील मोदी, हम लोग और ललन सिंह। ललन सिंह ने पत्र भी लिखा था मनमोहन सिंह को, बाकी सबको। अब नीतीश कुमार ने कहा कि इनका जवाब पड़ना चाहिए, उनके तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर भाजपा के साथ आ गए। हमने कहा ठीक है साहब, जंगल राज खत्म हुआ, हम लोग भी चलेंगे साथ में। फिर 19 में लड़े आप लोकसभा, तो खूब जीते। हमने अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया इनको देने के लिए। फिर ये 20 में विधानसभा जीते, दोनों नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते, याद करिए आप, दोनों। और आज ये कहते हैं तोड़ने की बात, इनके एक एक एमपी ललन सिंह सहित
दिल पर हाथ रख के पूछे, वो भी लोकसभा के एमपी हैं, या नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रचार और उनके महत्व के नाम पर जीते हैं? तो आज ये क्या कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी हम तोड़ रहे थे? इससे कोई मतलब है क्या? आरसीपी को अध्यक्ष आपने बनाया, आरसीपी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आपके कहने पर गए, और ये मैं आपके सामने स्ट्रेट कहना चाहता हूं, बाबू रामचंद्र प्रसाद सिंह कब मंत्री बने? 7 जुलाई 2021 को। नरेंद्र सिंह नहीं बन पाए, उसका उनको दुख है, वो उनका निजी मामला है जी। तो अगर उनसे पूछे बिना गए थे तो आप उनको कहते कि रिजाइन करो, बाहर आ जाओ। तो 1.5 साल 1.25 साल के बाद ये बात कही जा रही है, इसका कोई मतलब है क्या? नहीं रविशंकर जी, जो बात अभी आपने कही ना, वही बात वो भी कह रहे हैं कि 96 से लेकर 2013 तक 17 साल हम रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, हम एनडीए का पार्ट रहे। नीतीश जी ने ये बात कही कि वो जमाना और था, वाजपेयी जी का जमाना और था, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। यानी सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि आज की जो मोदी जी की जो भाजपा है उसके साथ चलना दुश्वार हो गया है, उनमें और वाजपेयी जी की भाजपा में बहुत अंतर है। अरे भाई, तो नीतीश नरेंद्र मोदी जी ने कितना बड़ा हृदय दिखाया। 2019 में लोकसभा का चुनाव क्यों लड़े साथ साथ? बाबू ललन सिंह क्यों एमपी बने मोकामा से, मुंगेर से? कहते कि हम नहीं लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी अगुवाई में अलायंस नहीं करेंगे। हमने आपको बुलाया था क्या? उन्होंने कहा कि हम 14 में हार गए, 40 में 2 सीट जीते हैं, हम जरूर रहेंगे लेकिन थोड़ा हमको सीट बढ़ाइए। हमने अपने 6 सीटिंग एमपीज का टिकट काट दिया, हम जीते 17, वो जीते 16। ललन सिंह ने कहा कि हम मोदी जी की अगुवाई में नहीं लड़ेंगे, ये दूसरी भाजपा है। जब 2020 का विधानसभा का चुनाव आया तो आपने कहा था कि हम साथ नहीं लड़ेंगे, मोदी जी ने आके प्रचार किया। देखिए सौरभ जी, मैं आपको आज रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता हूं। 20 का विधानसभा का चुनाव था, 5 फेज का चुनाव था। पहला फेज जो हमारे पटना शहर से फुलवारी से होकर के जो एरिया है, जो जाकर के जाता है यूपी में घुसता है, आरा, बक्सर, सासाराम, इसमें भाजपा एनडीए को सिर्फ 3 सीट मिली थी, बाकी सब हार गए थे। तब मोदी जी ने सेकंड फेज से कस के प्रचार करना शुरू किया। जंगल राज के 2 युवराज राहुल गांधी और तेजस्वी साथ थे। अब सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज हम लोग स्वीप कर गए। नीतीश जी को 43 सीट मिली। फिर भी मोदी जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। उस समय नलन सिंह ने क्यों नहीं कहा कि नहीं, हम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नहीं स्वीकार है? तो आज ये कौन से स्वार्थ में बात कही जा रही है कि ये भाजपा दूसरी है, वो भाजपा दूसरी थी? वो तो ये आप जो कह रहे हैं उसका उलट वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा हमारी वजह से जीती, हमने तो भाजपा को दिला दिए 70 से ऊपर सीटें, वो हमको हराने में लगे रहे, साजिश करते रहे। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? मैं सौरभ बाबू आपके चैनल पर विनम्रता से उनके सभी 16 एमपी से एक बात कहता हूं, क्या दिल पर हाथ रखकर वो कहेंगे कि लोकसभा का इलेक्शन वो नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं? तो यही था। तो 14 में नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी से लड़कर गए थे कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा, उनको खाना में नहीं खिलाऊंगा, बिहार में घुसने में नहीं दूंगा। कितना हो गए थे? 2, याद है ना? 40 में 2। तो किसकी बात कर रहे हैं भाई आप? लेकिन आज तो देखिए उन्होंने विधानसभा की बजाय सीधे सीधे 2024 का प्रश्न उठा दिया। उन्होंने कहा बीजेपी ये कहती है कि हमारी ये सरकार तेजस्वी यादव के साथ नहीं चलेगी, ये सोचना चाहिए अब कि जो 14 में आए वो 24 के बाद भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी मोदी 24 के बाद रहेंगे प्रधानमंत्री या नहीं रहेंगे। सवाल ये है। ऐसा है, फिर कहूंगा सौरभ बाबू कि ख्वाब देखने पर कहां मनाही है। अब सुना जा रहा है कि आज तो नरेंद्र मोदी जी ने, सुशील मोदी ने पटना में प्रेस में कह दिया ना, नीतीश बाबू उपराष्ट्रपति के लिए भी उत्सुक थे। कहा ना, उनकी प्रेस चलाइए आप।
और उसके लिए जदयू के लोगों ने अप्रोच किया था। अब छोड़िए, क्या ये सब बातें खोल रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश बदला है, देश में नई जागृति आई है। क्या अगड़े, क्या पिछड़े, क्या गरीब, क्या उद्यमी, क्या स्टार्टअप, क्या बाकी सभी आज देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत कितना आगे बढ़ा है? और आज मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे शब्द नहीं कहता हूं। पलटू राम नाम किसने दिया था मुझे बताइए? उनके भतीजा जो हैं तेजस्वी बाबू, उन्हीं के पिताजी ने दिया था ना। और आप तो उनका ट्वीट दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, उनके पिताजी का, नीतीश कुमार के बारे में। वो ट्वीट कैसे हैं कि मैं उसको दोहरा भी नहीं सकता। जरा एक बार विधानसभा की प्रोसीडिंग निकाल कर दिखा दीजिए कि भतीजा ने क्या कहा था पलटू चाचा नीतीश कुमार के बारे में। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? और इसी फिसलती हुई बात पर 24 की कहानी लिखी जाएगी। देखिए, सवाल ये नहीं सौरभ जी, बड़ा सवाल मुझे चिंता है अपने प्रदेश की। इसलिए हम लोगों ने आज विश्वासघात दिवस मनाया कि आज बिहार में वही अपराध, वही वसूली, वही रंगदारी, वही खौफ का माहौल आएगा। जनता में गुस्सा इस बात का है। और आज बालू माफिया से लेकर बाकी सारे माफिया जो खड़े होंगे, जो आरजेडी की ताकत है, तो हम भी देखेंगे। हालांकि एक बात हम जरूर कहेंगे आपके चैनल पर, सुशासन बाबू जो उनका नाम है उसको हटा दे नीतीश कुमार, ये हम जरूर कहेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी फिर पूछा जाना चाहिए आपसे कि 2013 में जिन्होंने आपको छोड़ा, 2017 में जिन्होंने आरजेडी को छोड़ा और उसके बाद फिर वो आपके साथ आ गए, आज आप कह रहे हैं उन्होंने विश्वासघात किया। 2017 भी एक किस्म का विश्वासघात था। आपको परखने में नीतीश कुमार को 17 साल वो आपके साथ रहे, आपको परखने में आपसे इतनी गलती हो गई कि जो उनको धोखा दे सकते हैं वो आपको नहीं दे सकते। आपने सही सोचा। इसके दो कारण थे। या तो हम बिहार को फिर चुनाव में झोंक दें, ये जब अलग हुए उनसे तो हमारे सामने दो विकल्प था। हमारे पास बहुमत नहीं था कि या तो हम आरजेडी के साथ सरकार बनाए और नीतीश कुमार बाहर रहे, तो ये कभी संभव था कि भाजपा आरजेडी साथ में आती क्या? तो फिर हमने कहा कि नहीं, बिहार में स्थायित्व के लिए, और वो भ्रष्टाचार के सवाल लेकर बाहर आ रहे हैं, सरकार बनाते हैं। तो बिहार में जनता के लिए स्थायित्व, अराजकता, खौफ के माहौल को खत्म करने, अपराध लूट को खत्म करने के लिए हम साथ में आए थे, बिहार के जनता के हित में आए थे, और यही कारण था। और सुनिए सौरभ जी, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया हम लोगों ने अपने कंधों पर। याद है ना, शरद यादव क्या इनसे सवाल पूछते थे, रामविलास पासवान में क्या प्रतिस्पर्धा रहती थी, लालू प्रसाद जी इनमें क्या प्रतिस्पर्धा रहती थी, मुझे बताने की जरूरत है क्या? हमने कहा चाहिए। अटल जी ने सीधा रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया हम लोगों ने। तो ये हम कह रहे हैं कि आपको भाजपा ने अपने हित को पीछे रखकर आपको आगे बढ़ाया, 2005 में नेता बनाया, और आप नेता बड़े बने। याद है ना 2005 की कहानी, उस चुनाव प्रचार में मुझे गोली भी लगी थी नोखा में, प्रमोद महाजन जी हमारे साथ थे, पब्लिक मीटिंग में गोली लगी थी। क्या हाल था बिहार का माहौल? उस समय हम लोगों ने जंगल राज को समाप्त किया था। ये कहानी है हम लोग की। तो आज ललन सिंह क्या बोले नहीं बोले, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। नहीं, लेकिन उनका देखिए ये कहना है कि बीजेपी को कम से कम नैतिकता की बात करने का अधिकार नहीं है। रविशंकर जी वो कहते हैं कि बीजेपी नैतिकता की बात ना करे। आज ललन सिंह की बात अभी हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपने अरुणाचल में हमारे विधायक तोड़ लिए, ये गठबंधन धर्म था क्या? भाजपा ने अपने सहयोगियों को हमेशा खत्म किया, फिर वो शिवसेना याद दिला देते हैं, फिर वो कहते हैं कि आपने मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाई, आपने कर्नाटक में कैसे सरकार बनाई, क्या वो नैतिक था? मेरा जवाब बहुत सिंपल है। ललन बाबू को ये सारी बातें आज क्यों याद आ रही हैं? अब तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार दोबारा बने 2 साल हो गए ना, हुए कि नहीं हुए? आप उसी समय छोड़ देते कि भाजपा की ये रुख ठीक नहीं है, और जिन्होंने छोड़ा उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं? कर्नाटका में जिन लोगों ने छोड़ा भाजपा में आया, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया?
शिंदे जी जो अपने मुख्यमंत्री हैं, तो शिवसेना के वो अपने अंदर उद्धव ठाकरे से दुखित थे, बहुत दुखित थे कि वो पूरे हिंदुत्व भारतीय संस्कार को छोड़कर चले गए कांग्रेस के साथ। वोट दिया था भाजपा और जदयू ने, भाजपा और शिवसेना ने, याद है ना आपको? जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उनके एमपी जीते, लोकसभा के एमपी नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर चढ़ कर करके। तो कौन सी बात कही जा रही है? अरुणाचल की बात यहां उठा रहे हैं आप, छोड़िए उस बात को। उनकी पार्टी जदयू अरुणाचल में, अब चर्चा मत करिए उसकी। अच्छा, लेकिन ठीक है, जानता हूं, दो बातें मैच हमने करती काम है, भी किया है। अरुणाचल रविशंकर जी, दो बातें लेकिन कम से कम मैच करती है, एक उनकी एक आपकी। रवि, बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2020 के नतीजे आने के बाद जब हमारी सीटें इतनी कम हो गई तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, और ये बात उन्होंने आपको बता दी, ऐसा वो कहते हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी के आग्रह पर, मैं बार बार आग्रह करने पर मैं मुख्यमंत्री बनने पर राजी हुआ, मैं नहीं चाहता था। और आप ही खुद कह रहे हैं, सुशील मोदी जी ने भी कहा, आपने दिखाया भी कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं क्या वो राज्य की राजनीति छोड़ करके अब केंद्र में आना चाहते थे या रिटायर होना चाहते थे? ये साफ है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। दोनों तरफ से ये बातें ऐसा लगता है मेल खा रही हैं। चलिए, आप ही की बात का जवाब दे। तो अभी क्यों बन गए भाई? छोड़िए, मैं भाजपा से अलग जाता हूं, मुझे भाजपा मेरी पार्टी तोड़ती है, और मैं तेजस्वी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव में जाऊंगा। तो आप क्यों चले गए कुर्सी के लिए साथ में? देखिए, आपको एक बहुत रोचक कहानी हम बताते हैं। बिहार की राजनीति में इतना बदलाव होता है, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन रहते हैं? कभी समीकरण बदलते हैं ना। ये क्या बात कही जा रही है? नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि वो हारे हैं, फिर भी याद करिए, अपने कैमरे के कहिए, अपने कैमरामैन को कहिए पुरानी तस्वीर को दिखाए। 20 में बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में विजय उल्लास के कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा कि नहीं, बिहार की विजय के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो जब मोदी जी ने कहा, हम लोग सब मान गए। आपको किसी ने मना किया था कि आज के 2.5 साल पहले आप कहते, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके बड़े हृदय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। आपको किसी ने मना किया था क्या? तो ये सारी बातों का क्या जवाब दूं? मेरा स्तर नहीं है सौरभ कि मैं ऐसे स्तर पर आके बात करूं, लेकिन कभी कभी नैतिकता के मामले में मर्यादा, सच्चाई को ईमानदारी से सामने कहना चाहिए। अगर आपको मुख्यमंत्री कुर्सी से प्रेम नहीं था, जैसा आप दावा कर रहे हैं, छोड़ देते आप। फिर उपराष्ट्रपति की कहानी कहां से शुरू हो गई? हाँ, और जब नरेंद्र मोदी जी आपके लिए ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आप राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के लीग के नेता हैं, जो परिवार की बात नहीं करते हैं, और उनका आचरण देखिए कहां चले गए। तो चलिए, अब कितना पुरानी बात की जाए, उन्होंने सीधा विश्वासघात किया है बिहार की जनता के साथ, जनादेश का अपमान किया है। जीतते हैं लोकसभा 19 में और विधानसभा 20 में नरेंद्र मोदी के नाम पर, उसका अपमान करते हैं। मैं नरेंद्र सिंह के बारे में क्या कहूं, बीच में वो छोड़कर गए थे ना कांग्रेस पार्टी में, जरा उनके भी पुराने आप भाषणों को निकाल लीजिए। उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहा था। हम लोग एक पानी के लोग हैं सौरभ बाबू, एक विचारधारा के हैं, भाजपा के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। हम समय के झोंके में बदलते नहीं हैं हम लोग। रविशंकर जी, आखिरी प्रश्न मेरा है, चूंकि आपने ये कहा कि कुछ भी समीकरण बदल जाए, मुख्यमंत्री नहीं बदलता बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। पिछले 17 वर्षों से ये सारी बातें हम देखते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी तो आपकी भी है, मैं कहूँगा आपकी और दूसरे दल की भी है, आरजेडी की भी है, कि किसी का गुजारा नीतीश कुमार के बगैर नहीं है। ना ही आपने कभी कोई विकल्प देने की कोशिश की। कम से कम तेजस्वी यादव है तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, आपकी पार्टी ने कभी किसी और को चेहरा बनाया ही नहीं। जवाब बहुत सिंपल है, हम बिहार की जनता की भलाई चाहते थे। हम लालू परिवार और लालू राज के भ्रष्टाचार और बिहार में जो सामाजिक विषमता, विभेद, खौफ की राजनीति थी, उसमें एक सार्थक विकल्प के रूप में हमारी जोड़ी सामने आई थी। इसलिए नीतीश कुमार को आगे किया था हम लोगों ने। बताया तो सही पूरी कहानी आपको। तो हमने अपना त्याग किया,
हमारे यहाँ योग्य लोग थे, बहुत लोग हैं। हमने पार्टी का अनुशासन मांगा और बिहार की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने की कोशिश की। और जो 10 साल हमारे गठबंधन ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आप भी जानते हैं। तो सवाल तो इनके अहंकार से शुरू हुआ 13 में, मोदी जी नहीं तो क्या 13 से ही प्रधानमंत्री की मन में घुटघुटी चल रही थी क्या, और आज फिर जागृत हो रही है क्या? चलिए, कोई वैकेंसी तो है नहीं वहां पर, लेकिन मैंने कभी कहा कुछ लोगों को, पत्रकार मित्रों को, कि दिन में सपना देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है सौरभ बाबू ना। बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी हमसे बात करने के लिए, और जो आरोप आप पर लग रहे हैं उनके जवाब देने के लिए। अब जिसे आप ख्वाब कह रहे हैं या जिसे वो कह रहे हैं हकीकत 2024 में आएगी, अभी तो उसका खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विवादित बयान को लेकर देश भर में दर्ज केसेस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को यह बड़ी राहत दी है। दिल्ली समेत देश भर में करीब 10 शहरों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। सबसे पहला केस दिल्ली में दर्ज किया गया था। इसी को आधार बनाकर नुपुर शर्मा ने सभी केसेस को दिल्ली ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसेस को दिल्ली ट्रांसफर करने के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब नुपुर शर्मा पर दर्ज सभी केस की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। भास्कर, क्या अपडेट, क्या कुछ कहा कोर्ट? देखिए, नुपुर शर्मा को एक बड़ी राहत मिली है। पहली बात तो वो कि दिल्ली के अलावा बाकी जहां कहीं भी किसी भी राज्य में एफआईआर दर्ज है वो दिल्ली ट्रांसफर हो गया। इसके अलावा इसके बाद जो कोई भी एफआईआर अगर कोई रजिस्टर होता है तो वो भी दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 10 तारीख तक, इससे पहले की सुनवाई में 10 तारीख यानी आज तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी, वो रोक आगे भी जारी रहेगी। ये एक बड़ी राहत है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो नुपुर शर्मा की मांग थी कि उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसको रद्द कर दी जाए, इस मांग को वो दिल्ली हाई कोर्ट में उठा सकते हैं। ये तीनों ही बात एक तरह से कह सकते हैं कि नुपुर शर्मा के पक्ष में गया है। जहां तक इस फैसले की सवाल है, तो इस बीच में जो वेस्ट बंगाल के जो वकील हैं उनकी तरफ से बार बार ये दलील दी जा रही थी कि पिटिशनर के ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो ज्यूरिसडिक्शन का खुद तय करे कि कहां उनका केस चलेगा। इसके साथ साथ ये कहा गया था कि अगर सुरक्षा एक बड़ा सवाल है तो सुरक्षा हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तमाम दलील दी गई, लेकिन उनकी दलील नहीं मानी गई और आखिरकार ये हुआ कि दिल्ली पुलिस के द्वारा ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और नुपुर शर्मा के खिलाफ अभी तक जो एफआईआर दर्ज है वो, या आगे भविष्य में जहां कहीं भी दर्ज होते हैं वो एफआईआर, सब यहां पे दिल्ली ट्रांसफर होगा। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई कि पिछली सुनवाई यानी 19 जुलाई के बाद भी नुपुर शर्मा के ऊपर में वेस्ट बंगाल में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत नुपुर शर्मा को मिली है। लगातार ये कोशिश जरूर वेस्ट बंगाल के वकील के द्वारा हुई थी कि इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर नहीं किया जाए, और अगर सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि नुपुर शर्मा के वकील के द्वारा कहा जा रहा था कि उनकी जान की सुरक्षा को लेकर यह जरूरी है, तो वो सुरक्षा बाद में भी दी जा सकती है, दूसरे राज्यों के द्वारा दी जा सकती है, कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों को न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि नुपुर शर्मा के पास यह अधिकार है कि अगर वो किसी भी एफआईआर को रद्द करवाना चाहते हैं तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए भास्कर मिश्रा आपका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने संगठन में एक बड़ा बदलाव किया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल को अब सेंटर में लाया गया है। सुनील बंसल को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनील बंसल को यूपी से सेंटर में लाकर पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सुनील बंसल अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना का प्रदेश प्रभारी भी सुनील बंसल को ही नियुक्त किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।